नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब क्लासेस पर। और समय हो रहा है हिस्ट्री के डेली एमसीक्यूज यानी कि 25 क्वेश्चंस का, जो कि विविध परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों के बीच है वो शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारियां जो है आप तक समय से पहुंचती रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों को सीमित करने और स्थानीय सरकार को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करने वाला पहला कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में या किसके समय के दौरान अपनाया गया। क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें कौन सा, ये लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड वेंटिक है, लॉर्ड रिपन है या लॉर्ड कैनिंग है, इनमें कौन सा पहला कारखाना अधिनियम पहला कारखाना अधिनियम को लेकर आने वाला था। तो पहले कारखाने अधिनियम की यदि हम बात करते हैं तो पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के ही बारे में पूछा जाता है कि किसे सज्जन कहा जाता है, तो इसी के लिए सज्जन रिपन भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही क्या है, भारतीयों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए गए थे। और जो पहला कारखाना अधिनियम है, इस पहले कारखाना अधिनियम के अनुसार जो 7 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, 7 वर्ष तक के बच्चों को बैन कर दिया गया। यानी कि 7 वर्ष तक के जो आयु के जो बालक हैं वो फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो 12 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, यानी 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों के काम के घंटे कितने हैं? 9 घंटे तय कर दिए गए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें पहली बार काम के घंटे बच्चों के लिए 9 घंटे निर्धारित किए गए? तो पहले कारखाने अधिनियम के दौरान। और ये जो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय में ही पहला कारखाना अधिनियम आया, और इसी अधिनियम के द्वारा क्या है कि काम के घंटे तय किए गए। बच्चों को, यानी कि 7 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है रोजगार के धंधों से दूर रखा गया। जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए काम के घंटे 9 निर्धारित किए गए। देखिएगा, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लॉर्ड रिपन 1880 से 84 की अवधि के दौरान उनमें 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित करने वाले जो थे यहाँ के अधिकारी थे, या कहें कि वो यहाँ के लॉर्ड रिपन यहाँ के कौन थे आपके, अगर बात करें वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे या गवर्नर थे, तो इसका उत्तर आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में देखिए बताइएगा कि लॉर्ड रिपन कौन थे। तो इनके द्वारा ही इस अधिनियम में कारखानों में श्रमिकों की स्थिति सुधार करने के लिए ये पहला कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, रोलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? यदि आप रोलेट एक्ट की बात करते हैं तो पूछा जाता है रोलेट एक्ट कब आया? रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। ठीक है, अब इसी रोलेट एक्ट के विरोध के समय कहा जाता है कि जब रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, और वो विरोध हुआ था पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। और पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किससे संबंधित है, किसके विरोध में किया गया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी रोलेट एक्ट के विरोध में ही कहा था, इसकी परिणति हुई। कहा था कि रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अलग अलग जगह पर जो है लोग इकट्ठे हो रहे थे। पंजाब के 2 नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के द्वारा इस एक्ट का विरोध किया गया। नतीजतन सरकार ने उनको नजरबंद कर दिया, घर में कैद कर दिया, और लोगों में उनकी एक आस्था थी, लोगों में उनका एक कहते हैं जन प्रभाव था, और उसी के विरोध को प्रकट करने के लिए लोग जलियांवाला बाग जो जलियांवाला बाग है वहां पर एकत्रित हुए। और वहीं पर जनरल डायर के द्वारा क्या है कि गोलीबारी का आदेश दिया गया, और वहीं पर कहा था कि लगभग 1000 से ज्यादा भारतीय उस समय मारे गए। तो क्वेश्चन ये है कि उस समय एक वायसराय कौन था? तो उस समय जो यहाँ पर वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है भैया कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि रोलेट एक्ट 1919 में सरकार को बिना मुकदमे संदिग्धों को गिरफ्तार करने,
और उनको कैद करने की बेलगाम शक्ति देता है। इस अधिनियम ने सभी लोगों में या सभी वर्गों में रोष की लहर दौड़ा दी। इस अधिनियम के पारित होने से पहले इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। गांधी जी ने इस अधिनियम के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह का आह्वान किया गया। लॉर्ड चैम्फोर्ड भारत के वायसराय थे जब रॉलेट एक्ट के लिए पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि किस वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसने युद्ध के सदस्यों सहित सभी विभागों को भारतीय नेताओं द्वारा धारण किया जाना था। यदि आप ये देखते हैं तो इसका जो सही आंसर जाता है वो जाता है आपका क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन था जिसके द्वारा ये प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन था जिसके द्वारा क्या ये प्रस्ताव पास किया गया। शिमला सम्मेलन के द्वारा ही ये कहता है कि प्रस्ताव दिया गया कि सभी जो युद्ध के सदस्य देश हैं उसके पश्चात भारत की आज़ादी के बारे में बात की गई। तो इसका सही आंसर है तीसरे का बी, शिमला सम्मेलन। 1945 में लॉर्ड बेवेल और भारतीय राजनीतिक नेताओं की अध्यक्षता में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि शिमला सम्मेलन के समय वो भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, लॉर्ड बेवेल थे। कौन थे, लॉर्ड बेवेल थे। और लॉर्ड बेवेल के समय में ही यह शिमला सम्मेलन किया गया। इस योजना के द्वारा भारत को शीघ्र अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाना था। राज्य सचिव और वायसराय की स्थिति समान रहेगी और ये योजना भारत के विभाजन को टालने के लिए की गई थी। जो भारत का विभाजन मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि जो पाकिस्तान की मांग की जा रही थी उस मांग को टालने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारतीय सेना, तो भैया भारतीय सेना की यदि हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसका गठन किया गया। यदि हम बीडी सावरकर की बात करते हैं तो बीडी सावरकर की जो है वो एक, अगर हम कहें कि स्वराज जो दल है वो उसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा जो गदर पार्टी है वो रास बिहारी बोस की इंडियन नेशनल एकेडमी या इंडियन नेशनल आर्मी इसका गठन किया गया। और जो सही आंसर है कि भारतीय स्वतंत्र भारतीय सेना नामक सेना का गठन किसने किया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। नीचे लिखा हुआ है नेताजी के नाम से लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारतीय सेना की स्थापना की गई और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो को उद्घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किस भारतीय नेता ने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले उसमें जो नाम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया गया। उनके द्वारा भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद को स्वीकार करने से भी क्या है, इनकार कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल आंदोलन को शुरू किया गया। ठीक है, इनके द्वारा मराठा और केसरी नामक 2 पत्रिकाएं निकाली गई, मराठा और केसरी। इसके अलावा शिवाजी उत्सव, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, ठीक है। इसके साथ साथ गणेश उत्सव को मनाने की शुरुआत किसने की, तो ये सब किसके द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। कहां पर, महाराष्ट्र में। अब मोतीलाल नेहरू के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इनके द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। महादेव गोविंद रानाडे की यदि हम बात करते हैं तो ये प्रार्थना समाज के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ, प्रार्थना समाज के साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की यहाँ पर बात हो रही है तो नाइटहुड की उपाधि को स्वीकार करने वाले गांधी के राजनीतिक गुरु, ये भी पूछा जाता है, गांधी के राजनीतिक गुरु, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को ही कहा जाता है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
और उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव के परिषद में पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी थे। लिखा हुआ है न्यूलैंड्स फॉर ओल्ड नामक लेखों की एक श्रृंखला को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की व्यवस्थित आलोचना किसके द्वारा की गई है? तो ए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये जो किताब है वो किसके द्वारा? श्री अरविंद घोष के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ये एक लेखों की श्रृंखला है जिसमें उन्होंने क्या है, जो कांग्रेस है उस कांग्रेस के जो विचारधारा है उस विचारधारा का क्या विरोध किया है। अरविंद घोष के बारे में कहता है कि जेल के दौरान इनको दिव्य अनुभूति हुई थी और वहीं पर क्या है उन्होंने इन सारी चीजों को लिखा था। 1603 में अरविंद घोष क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और उनके भाई को अलीपुर जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने दिव्य अनुभव किया और कास वाहिनी की रचना की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कास वाहिनी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो कास वाहिनी की रचना अरविंद घोष के द्वारा की गई है। उन्होंने अंग्रेजी में कर्मयोगी, पूछा जाए कर्मयोगी पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? अरविंद घोष के द्वारा। धर्म पत्रिकाओं का संपादन किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष के द्वारा किया गया। उन्होंने गीता पर निबंध द लाइफ डिवाइन भी लिखे। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की एक व्यवस्थित आलोचना भी की है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना करने के लिए अन ब्रिटिश वाक्यांश का प्रयोग किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि आपको पता हो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की एक किताब है और ये किताब दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। इसके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई और इस किताब में दादा भाई नौरोजी ने क्या बताया है कि अंग्रेजों का जो धन ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है, यानी अंग्रेज भारत से पैसा किस तरीके से लेके जा रहे हैं, इस सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या है यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी बाद में, अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या होता है संस्थापक सदस्यों में एक थे और ये 3 बार, ठीक है, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है वो 1893 और 1906 में। ठीक है, इसके अलावा जब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यदि आपको पता हो कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा, तो 1886 का जो अधिवेशन है वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है उसको संचालित किया गया था। तो 3 है, 86, 93 और 6। तो ये जो है, और ये लिबरल पार्टी के टिकट पर इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी रह चुके हैं और इन्हें आईएनसी का अध्यक्ष भी चुना गया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी एक किताब है जो किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 को 8 को देखिएगा, लिखा हुआ है सभी, यहाँ पर 2 ऑप्शन, एक कारण है एक अभिकथन है, आपको बताना है क्या सही क्या गलत है। अभिकथन क्या कहता है? सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों ने वर्ष 1939 में इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जब जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के वायसराय के निर्णय को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो ये दोनों बातें सही है, क्योंकि जर्मनी की ओर से कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिल चुके थे और आजाद हिंद फौज जो थी वो जर्मनी और जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। तो भारतीय जो कांग्रेस के नेता थे इन्होंने जो है जर्मनी के खिलाफ लड़ने से मना किया, ये बात बिल्कुल सही है। और 1939 में क्या है, जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था उसने अपने सभी प्रांतों में जो चुनी हुई सरकार थी उससे इस्तीफा दे दिया, यानी कि ए एंड बी दोनों ही सही है। तो ए और बी व्यक्तिगत रूप से सत्य है और आर एक की सही व्याख्या है, ये बात बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो बात मैं कह रहा हूं वही यहां पर बताई गई है। लिखा हुआ है दिसंबर 1985 में, सॉरी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? हर किसी को पता है यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बंबई में हुआ। 1885 में क्या हुआ भाई? कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की
क्या हुई, स्थापना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कहां पर, बॉम्बे या बंबई, कहां पर, गोकुलदास, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय। इसके संस्थापक कौन थे, आपको पता होना चाहिए। यदि इसके संस्थापक की हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक एओ ह्यूम है। कौन है, एओ ह्यूम है। इसके अलावा इसके प्रथम अध्यक्ष भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को क्या है, इसका अध्यक्ष कहा जाता है। और व्योमेश चंद्र बनर्जी के लिए जो है इस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। आप देख लीजिएगा, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है। एओ ह्यूम ने दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस का पहला सत्र 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कॉलेज बॉम्बे के हॉल में हुआ। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष, और इसमें 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में कौन सा पेशे से एक शिक्षक था। तो ये नाम है एएन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो सही आंसर है इसमें जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कौन थे, पेशे से एक शिक्षक थे। वो बिहार के कॉलेज में कहा जाता है कि वो प्रोफेसर थे, और गांधी जी के संपर्क में आकर क्या है, उन्होंने अपने इस प्रोफेशन को छोड़ दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। कहा जाता है जिस समय देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर किसके पास थी, जेबी कृपलानी के पास ही थी। ठीक है, वो 1935 से 1945 तक कांग्रेस के महासचिव भी रहे। उन्होंने 1912 से 17 तक 5 साल बिहार के मुजफ्फरपुर कॉलेज में अंग्रेजी और इतिहास के प्रोफेसर रहे। 1940 की मेरठ कांग्रेस के वो अध्यक्ष चुने गए। ये आपका जेबी कृपलानी के बारे में फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, लिखा हुआ, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप अंततः 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। और दूसरा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों के संघ पर आधारित एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। तो इसमें दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है, इसमें दोनों ही सही है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 लंदन में आयोजित किया गया, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इनके द्वारा जो यह अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने का कारण भी बना है। भारत सरकार 1935 अधिनियम के अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रदान किया गया। यह ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों के संघ पर आधारित होना था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो जेम्स रमसे मैकडोनाल्ड, स्टेनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है, विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हुआ आपका, विंस्टन चर्चिल। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसी दौरान विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश कैबिनेट भारत में एक मिशन भेज रहा था। ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत के स्वशासन को जल्द से जल्द संभव प्राप्ति थी। सभी राजनीतिक नेताओं ने क्रिप्स के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि रोलेट एक्ट ने लोकप्रिय आक्रोश को क्यों जगाया। सही है, रोलेट एक्ट को जो विरोध का मुख्य कारण क्या है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। तो रोलेट एक्ट 1919 में अगर हम बात करते हैं तो आया था। और रोलेट एक्ट का जो मेन का रीजन था, इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज सरकार को ये पावर दी गई कि वो जब चाहे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती है, उस पर मुकदमा चला सकती है,
और गुप्त रूप से उनकी जासूसी की जा सकती है। तो आज के ऑप्शन है, इसने धर्म की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, गलत। ये गलत है। इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा को दबा दिया, ये भी गलत है। इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया, ये बिल्कुल सही है। इसने ट्रेड यूनियन, ये भी गलत है। तो सही आंसर इसमें क्या है, सी है, 13 का सी। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जो बात मैं अभी कह रहा हूं वही बात इसके बारे में है। और इसके खिलाफ जो लोकप्रिय आंदोलन शुरू हुए, और इन्हीं में जो रोलर एक्ट का विरोध करने के लिए क्या है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को भी शुरू किया गया था। ठीक है, अगस्त 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ, और 1922 में कहा था चौरी चौरा कांड, यानी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, और 12 फरवरी 1922 को गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, वह निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? यदि हम दांडी मार्च की हम बात करते हैं, तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ शुरू हुआ। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ शुरू हुआ, और कहा जाता है कि गांधी ने 24 दिन की यात्रा के पश्चात 25वें दिन जो है, जो गुजरात का एक जिला है नौसारी, नौसारी में जगह दांडी, तो वहां पर एक मुट्ठी नमक को उठाकर इस कानून को तोड़ा था। तो ये जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ शुरुआत हुई दांडी मार्च की। ठीक है, लिखिएगा 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन शुरू हुआ, और समुद्र तट पर नमक को उठाकर नमक सत्याग्रह था, जिसमें नमक का उल्लंघन करने का प्रस्ताव, नमक कानून का उल्लंघन करने का प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा रखा गया, और अपने 78 अनुयायियों के साथ इसकी शुरुआत की गई। मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि गांधी के द्वारा इसका जो इस आंदोलन को चलाया गया, दांडी आंदोलन को, अगर मान लो यहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका पश्चिमोत्तर प्रांत है, पश्चिमोत्तर प्रांत में इस आंदोलन को किसने चलाया? पश्चिमोत्तर प्रांत में दांडी आंदोलन को चलाने वाला कौन था? तो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार। इन्होंने पश्चिम में इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। यदि हम दक्षिण की बात करते हैं, यदि हम दक्षिण की बात करते हैं, तो राजगोपालाचार्य, ठीक है। इसके अलावा यदि हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, यदि हम पूरब की बात करते हैं, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर यदुनाग और रानी गैंडिल्यू, रानी गाइंडिल्यू है, सॉरी, रानी गाइंडिल्यू के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। तो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि पश्चिमोत्तर में दांडी मार्च का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। दक्षिण में सी राजगोपालाचार्य के द्वारा, और पूर्वोत्तर में यदुनाथ और रानी गांडिल्यू के द्वारा क्या है, इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। करो या मरो का नारा बहुत इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, इसी में गांधी ने भारतीयों के लिए जो है करो या मरो का नारा दिया। स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी के बहिष्कार की बात की गई। असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के साथ हुई थी। लिखा हुआ है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बंबई में अपनी बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया, जहां गांधी ने अंग्रेजों को छोड़ने के लिए जहां गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा। भारत में जल्द से जल्द और अपने देशवासियों को करो या मरो का आह्वान किया गया। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी।
लिखा हुआ है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया, जहां वे 1893 में एक भारतीय फर्म में वकील बनने गए और कई वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में सभी के लिए समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। 1914 में वो भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किस एक कारण से जो है जाना जाता है? तो कहा जाता है कि 1905 में एक महत्वपूर्ण घटना थी और वो घटना थी बंगाल का विभाजन। ये हुआ तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा कलकत्ता टाउन हॉल में की गई। ये बात सही है, लेकिन ये 16 अक्टूबर के संदर्भ में सही नहीं है। बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया, देखते हैं इसके बारे में। ये बिल्कुल सही लग रहा है कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को ही प्रभावी हुआ और इसकी शुरुआत जो घोषणा की गई थी वो 5 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। तो ये वाला सही लग रहा है, ये वाला सही नहीं लग रहा है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वो 5 अक्टूबर को ही की गई। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। ये सही है, लेकिन 16 अक्टूबर के संदर्भ में सही नहीं है। स्वराज दादा भाई नौरोजी के द्वारा शब्द दिया गया, लेकिन इसमें नहीं गया। और ये स्वराज शब्द जो दिया गया था वो 1906 के अधिवेशन में, जो हम कहते हैं कलकत्ता अधिवेशन द्वारा हुआ, उसमें दिया गया था। और लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन चलाया। इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सही आंसर इसका है बी। कहता रानी की उद्घोषणा के साथ ही क्या है, बंगाल का विभाजन लागू हो गया। लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत के नए वायसराय बने। उन्होंने बंगाल के विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मरानी उद्घोषणा के साथ प्रभावी हुआ। विभाजन का उद्देश्य धार्मिक आधार पर फूट डालो राज्य करो की नीति था। हालांकि एक बड़े प्रांत को प्रशासित करने में होने वाली सुविधा को विभाजन का आधिकारिक कारण बताया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वसम्मति से बंगाल विभाजन की निंदा की थी। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया, दूसरे कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन पहले सत्याग्रही विनोबा भावे हुए और दूसरे सत्याग्रही कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ठीक है, तो 18वें का सही आंसर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही जो हैं वो चुने गए। देखिएगा, आचार्य विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू क्रमशः पहले और दूसरे चयनित व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। गांधी जी ने प्रत्येक इलाके में व्यक्तिगत आधार पर एक सीमित सत्याग्रह की शुरुआत की। इस उद्देश्य से की थी कि सावधानी पूर्वक चुना गया सत्याग्रह युद्ध में भाग लेने के खिलाफ उपदेश देगा। कहता है कि ये अक्टूबर में चालू हुआ था, अक्टूबर 1940 में आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन कई कुछ ऐसे कारण रहे कि दिसंबर 1940 में क्या है, इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। लिखा हुआ है किस प्रस्तावों के बारे पर विचार करें। इनमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान शामिल है। इसमें संविधान बनाने वाली संस्था के निर्माण का प्रावधान शामिल है। ठीक है, तो देखो इसमें जो क्रिप्स प्रस्ताव है उसका दूसरा कि इसमें संविधान बनाने संस्था के निर्माण का प्रावधान शामिल था, जबकि पहला वाला इसमें गलत है। तो केवल 2 ही इसमें सही है, केवल इसमें 2 सही है कि संविधान बनाने वाली जो वो है संस्था के निर्माण का प्रावधान शामिल है। देखा हुआ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी, और वो किस आंदोलन में एक्टिवेट थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं थी, असहयोग आंदोलन में भी नहीं थी, भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये थी, और स्वदेशी आंदोलन में ये नहीं थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहता है जब जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको जब पकड़ लिया गया, तो अरुणा आसफ अली के द्वारा क्या है जो इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भूमिगत रूप से उन्होंने क्या है इस आंदोलन की बागडोर को संभाला था। लिखा हुआ है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने ब्रिटिश जेल में बंद होने के बजाय भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला संगठक थी। लिखा हुआ है साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा
कथन सही है? पहला, इसने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के साथ द्वैध शासन के प्रतिस्थापन की सिफारिश की थी। बी है, इसमें गृह विभाग के तहत अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा। तीसरा है, इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को समाप्त करने का सुझाव दिया। और चौथा है, इसने भारतीय भर्तियों की तुलना में ब्रिटिश भारतीयों के लिए बढ़े हुए वेतन और भत्तों के प्रावधान के साथ भारतीय पुलिस सेवा के निर्माण की सिफारिश की। तो इसमें ना तो डी वाला सही है, क्योंकि यदि हम पुलिस सेवा की यदि हम बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हो गई थी। द्विसदनीय विधायिका की सुझाव दिया गया, ये भी गलत है, क्योंकि कहा जाता है कि ये द्विसदनीय जो विधायिका थी पहले ही 1939 में आम चुनाव हो चुके थे। अंतर परिषदीय, ये भी गलत है। उत्तरदायी सरकार के साथ द्वैध शासन, ये सही है। एक किसका ये सही है कि इसने उत्तरदायी सरकार के साथ द्वैध शासन के प्रतिस्थापन की सिफारिश की थी। क्लेमेंट एटली ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया। साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की जांच करना और प्रशासन में सुधार के लिए सुझावों की सिफारिश करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। पूरा भारत साइमन गो बैक के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। और कहा था कि साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान ही लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु हो गई थी, और वहीं पर एक लाठीचार्ज में एक घातक प्रहार से उनकी मृत्यु हुई थी। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में कहाँ आया, तो साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में मुंबई आया था, और मुंबई का दिया अलग अलग प्रांतों में गया था, और इसका काम था कि वहां के लोगों का ये फीडबैक ले। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो सबसे बड़ा जो अहमद शाह अब्दाली का कारण ये था कि वह अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो जो अहमद शाह अब्दाली था वो अपने जो पूर्वज हैं जो तैमूर के वंश से संबंधित था, तो वो तैमूर के जो वंशज थे उनको जो मराठों के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था उसका बदला लेना चाहता था। तो पहला ऑप्शन इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन और ऑप्शंस की ओर भी देखते हैं क्या है और ऑप्शंस। जालंधर के निराश राज्यपाल अदीना बेग खान ने नहीं, ये भी नहीं है। वह चार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट और पसूर के राजस्व का भुगतान करने के लिए मुगल प्रशासन को दंडित करना चाहता था, ये भी नहीं है। बदली की सीमाओं तक पंजाब के सभी उपजाऊ, ये भी नहीं है। मेन रीजन उसका यही था जो इन चारों ऑप्शंस में कि वह अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा निष्कासन का बदला लेना चाहता था। आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में 4 प्रस्तावों को बनाए रखने या अस्वीकार करने का प्रश्न कांग्रेस में विभाजन का कारण बन गया। निम्नलिखित उन प्रस्तावों में एक नहीं था। तो यदि हम बात करते हैं कि इनमें कौन सा नहीं था, बंगाल के विभाजन की घोषणा, बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी। तो राष्ट्रीय शिक्षा इसमें कोई मुद्दा नहीं था। बाकी ये 3 मुद्दे में थे, बंगाल के विभाजन की घोषणा और बाइकॉट और स्वदेशी। तो 23 का सही आंसर जाएगा, सॉरी लिखा हुआ है 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। 1907 में सूरत में आयोजित अगले कांग्रेस अधिवेशन में इन 4 प्रस्तावों को बनाए रखने या स्वीकार करने का प्रश्न कांग्रेस में विभाजन का कारण बन गया। निम्नलिखित उन प्रस्तावों में एक नहीं था। अरे बंगाल के विभाजन की घोषणा सिंपल सा है इसमें, क्योंकि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। किसके द्वारा? कर्जन में। और अभी थोड़ी देर पहले ने पढ़ा कि 16 अक्टूबर 1905 में कहता है कि इसके लिए 5 अक्टूबर की समथिंग किया गया। 16 अक्टूबर में क्या है, कर्जन ने इसको रानी की घोषणा के साथ लागू कर दिया। तो ये कांग्रेस के मोनूमेंट में नहीं था, बाकी तीनों कांग्रेस के मोनूमेंट में थे। बंगाल के विभाजन के बाद वर्ष 1905-1907 में नरमपंथियों उग्रपंथियों को समझौता हुआ था, तब भी जब वे बंगाल के विभाजन के खिलाफ मिलकर काम कर रहे थे। 1905 में बनारस में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बंगाल से देश के बाकी हिस्सों में बहिष्कार आंदोलन शुरू किया।
1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस ने स्वराज को भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में अपनाया। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष के नेतृत्व में सूरत में हुआ। नरमपंथी और गरमपंथियों का एक संघर्ष और कांग्रेस दो समूह में विभाजित हो गई थी, नरमपंथी और चरमपंथी। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस दो भागों में कब बटी। 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस दो भागों में नरम और गर्म दल में बट गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक की पुस्तिका जारी की। इस पैम्पलेट में कौन सा एक प्रस्ताव शामिल था? ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, गलत। केंद्रीय कार्यकारी परिषद इस तरह से पुनर्गठन की गवर्नर जनरल भूमि कमांडर इन चीफ को छोड़कर इसके सभी सदस्य भारतीय नेता हों, जे भी गलत। 1945 के अंत में होने वाले केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए चुनाव और जल्द से जल्द संविधान बनाने वाली संस्था बुलाई जाए, ये भी गलत। संवैधानिक गतिरोध के लिए एक समाधान, ये इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर बी है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की और इसका जो मेन शीर्षक था वो ये था कि जो संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है कांग्रेस सदस्यों के बीच में, उनका समाधान कैसे किया जाए। आज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन वो है आपकी स्क्रीन पर ये कि सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किन्होंने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था। यदि हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों का जो मसौदा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है बनाया गया था और यह था कराची अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन था। कराची अधिवेशन में ही क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है, ये मसौदा तैयार किया गया था। लिखा हुआ है कराची अधिवेशन कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया और गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया क्योंकि गांधी को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलनों में केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन ही ऐसा था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और उसके सभी सदस्यों ने गांधी के साथ जो है इसके लिए गांधी को समर्थन दिया और गांधी एसएस राजपूताना नामक जहाज से क्या है यहाँ से लंदन के लिए रवाना हुए। तो आज के लिए 25 क्वेश्चंस। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे विचारों से या आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।